तो ये कहानी है हमारे हीरो ज़ीचुआन की, जिसने डीमंस के खिलाफ जंग तो इसी वजह से शुरू की ताकि वो डीमंस को मारते हुए इंसानों को बचा सके। पर किस्मत ने तो ज़ीचुआन शू के लिए कुछ और ही लिखा था। वो डीमंस का न्यू एम्परर बनने वाला है और ये बात तो वो खुद भी नहीं जानता। चलो फिर इस रोमांचक जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि आज से हजारों साल पहले से ह्यूमंस और डीमंस के दरमियान फाइट चल रही थी। तकरीबन 200 साल पहले डीमंस ने ह्यूमंस के एम्परर को मार दिया, जिसकी वजह से तो इंसानों के क्लैंस के अंदर झगड़े शुरू हो गए। फिर इनकी किस्मत बदलने के लिए एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जो कि इनकी आपसी दुश्मनियों को खत्म करते हुए इन सब लोगों को यूनाइट कर देता है। और इन लोगों के इसी आपसी मिलजुल की वजह से ही इंसान दोबारा से डीमंस के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उठ खड़े हुए। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बैटल एरिना का सीन दिखाया गया, जहां पर डीमंस और ह्यूमंस के दरमियान फाइट होने वाली थी। इधर डीमंस का जनरल लीडर उनका हौसला बढ़ाते हुए उनसे कह रहा था कि अगर तुम लोगों ने इस फाइट में इंसानों को हरा दिया तो मैं तुम लोगों को अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। जिसके साथ ही वो अपने एक सिपाही को पकड़कर उसे धमकाते हुए कहने लगा, जाओ और जाकर डिप्टी कमांडर से कह दो कि गॉड्स के फ्लावर की अच्छे से रक्षा करे। वो उस गार्ड को ये सब समझाने के बाद अभी आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी वहाँ पर छुपा हुआ एक इंसान जो कि अच्छे मौके की घात में था ताकि जनरल लीडर पर अटैक कर सके। वो फौरन से बाहर की तरफ निकलते हुए जनरल डीमन पर अटैक करके उसका खेल खत्म कर चुका। इस बात ने तो सारे डीमंस और ऑर्क्स को गुस्सा दिला दिया। इसी वजह से तो वो सब लोग ही अपने हथियारों को लेते हुए उस असेसिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके, मगर वो असेसिन भी किसी से कम ना था। वो तो एक एक करके इन सबको ठिकाने लगाता गया। अब तक ये बात डिप्टी कमांडर तक भी पहुंच चुकी कि जनरल को किसी ने मार दिया है। जो बात जाने के बाद तो डिप्टी कमांडर ने एक एरो को उसकी तरफ शूट कर दिया, जिससे तो वो असेसिन बड़ी आसानी के साथ डॉज कर लेता है। मगर तभी एक डीमन ने पीछे से आकर उस पर हल्ला बोल दिया, जिससे बचने का तो उस असेसिन के पास टाइम ही नहीं था। इसी वजह से तो डीमन ने अब अच्छे तरीके से उस असेसिन की धुलाई करना शुरू कर दी। मगर वो असेसिन भी कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी था। वो तेजी के साथ मूव करते हुए अपने डैगर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को भी मौत के घाट उतार चुका। जो देखते हुए तो सारी आर्मी ही उस पर टूट पड़ी। असेसिन को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि वो इन सबका अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इसी वजह से तो वो यहाँ पर एक जोरदार एनर्जी प्लस करने के बाद सीधा डिप्टी कमांडर से फाइट करने के लिए पहुंच गया। अब इन दोनों के दरमियान जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो चुकी। फिर कुछ देर के फाइट के बाद ही हम लोग देखते हैं कि उस असेसिन ने डिप्टी कमांडर को भी जान से मार दिया। ऐसा करते ही वो अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से भागने लगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर चिल्लाकर कह रहा था कि डिप्टी कमांडर को किसी ने मार दिया है। खबर ने तो सारी डीमन आर्मी के हौसले ही तोड़कर रख दिए। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। डिप्टी कमांडर और साथ ही साथ जनरल लीडर दोनों ही मर चुके हैं। लाखों की तादाद में मौजूद डीमन की सेना बिखर चुकी थी और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी सीरीज का मेन हीरो, जिसका नाम है ज़ीचुआन शू। वो यहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद निकल गया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ह्यूमन आर्मी पर आ जाता है, जो सब एक चट्टान पर खड़े हुए इस बात को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये डीमन आर्मी में हलचल कैसी है। इन्हीं में मौजूद एक बंदा जिसका नाम था मिंग्यू। वो बोलते हुए इन सबसे कहने लगा, चलो भी यार चलते हैं, इतना भी तुम लोग क्या सोच रहे हो। इस बात पर तो रोंगर, जो कि थोड़ा सा अक्लमंद है, वो उसकी डांट लगाते हुए कहने लगा कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारे लिए एक ट्रैप हो और तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम वहाँ पर फंस जाएं। ये सारी बातें सुनने के बाद तो मिंग्यू भोला समूह बनाते हुए कहने लगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाईचांस, जो कि इनके ग्रुप में इकलौती लड़की है, वो इन दोनों की बातें सुनकर इन दोनों को चुप करवाते हुए कहने लगी, तुम दोनों ही अपने मशवरे अपने पास रखो, मैं जाकर कमांडर से बात करके आती हूँ। और जैसे ही बाईचांस कमांडर के पास पहुंची तो उसे जानने के मिला कि वहाँ पर तो कमांडर मौजूद ही नहीं, बल्कि उसने तो किसी और को अपनी जगह पर खड़ा किया हुआ था। इस वजह से तो बाईचांस को काफी गुस्सा आ गया और वो उसको गले से पकड़ते हुए कहने लगी कि मुझे बताओ कि कमांडर कहाँ पर है। ये गार्ड भी अब बाईचांस के हाथों से मरना नहीं चाहता था, इसीलिए वो डरते डरते उसे बताता है कि कमांडर वो तो पीछे सो रहे हैं। इसके बाद तो बाईचांस ज़ीचुआन शू को ढूंढते हुए उसके पास आ गई। ज़ीचुआन ने भी उसके आने की आहट सुन ली थी और हड़बड़ाने की वजह से वो सीधा जमीन पर आकर गिर गया। नेक्स्ट वो बाईचांस से सवाल करते हुए कहता है कि बाईचांस, आखिर तुम्हें क्या मसला है, तुम यहाँ पर इस तरह क्यों आ गई, क्या यहाँ पर डीमंस पहुँच चुके हैं। जो कहते साथ ही वो सीधा जाकर अपने घोड़े पर सवार होने की कोशिश करने लगा। साथ ही साथ वो यहाँ पर बाईचांस से कहता है कि तुम वहाँ पर खड़ी होकर मेरा मुँह क्या देख रही हो, जल्दी से यहाँ आओ, हमें यहाँ से निकलना होगा, यू स्टैचू की तरह खड़ी मत रहो। ज़ीचुआन शू की ये सारी हरकतें देखकर तो बाईचांस को इस कदर गुस्सा आ रहा था कि उसका बस नहीं चलता कि ज़ीचुआन शू का मुंह तोड़ दे, मगर वो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहने लगी, पता नहीं इस कमीने को हमारा कमांडर किसने बना दिया। मगर हम लोग तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ज़ीचुआन शू कितना काबिल है। उसने तो डीमन आर्मी के कमांडर और डिप्टी कमांडर दोनों को ही पहले से ठिकाने लगा दिया। इधर बाईचांस ज़ीचुआन शू से सवाल करते हुए कहने लगी कि कमांडर, अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग आगे बढ़कर डीमन आर्मी पर अटैक करें। इस पर तो ज़ीचुआन शू उसे जवाब देते हुए कहते हैं कि
हाँ आप लोग को जरूर करना चाहिए। मुझे तो तुम लोग पर पूरा यकीन है और अगर तुम लोग ऐसा ना भी कर सके तो भाग कर तो आ ही सकते हो, और अगर तुम लोगों से भागा भी ना गया तो यहाँ पर बहुत सारी जगह है तुम लोगों को दफनाने के लिए। ये सब सुनकर बाईचुआन को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो कहती है कि कोई कमांडर ऐसा कैसे कर सकता है, मगर जो भी हो उसे ऑर्डर्स तो मानने ही पड़ेंगे। इसी वजह से वो मिंग्यू के पास जाकर उसे कहने लगी कि तुम लोग जाकर हमला कर सकते हो। बात सुनते साथ तो मिंग्यू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसी वजह से वो अपने ट्रूप्स को लेते हुए सीधा डीमंस की तरफ आगे बढ़ने लगा। इन ट्रूप्स को अपनी तरफ आधा देख डीमंस को तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि उनके पास कमांड देने वाला कोई भी नहीं। इसीलिए वो खुद से फैसला करते हुए कहने लगे चलो जल्दी से शील्ड बना लेते हैं। मगर मिंग्यू को तो इस बात से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा वो तो अपनी टीम को लेते हुए सीधा डीमंस के पास पहुंचकर उन्हें मारने लगा। इस बात से तो डीमंस काफी ज्यादा घबरा गए और इसी वजह से उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए खुद की बनाई हुई शील्ड को इंसानों से पहले ही तोड़ दिया। मिंग्यू इसी तरह लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, जो देखते हुए तो बाईचुआन भी मिंग्यू की हेल्प करने के लिए अपने ट्रूप्स को लेकर मैदान में उतर गई। इस आर्मी को अपनी तरफ आता देख डीमंस के पांव तले तो जमीन ही निकल गई। उन्होंने पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया, मगर आज वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें वो बाईचुआन और मिंग्यू के हाथों से नहीं बच सकते, क्योंकि अब तो इन्होंने तीरों की बरसात करनी भी शुरू कर दी, जिसकी वजह से तो काफी सारे डीमंस और ऑर्क्स मारे गए। बाईचुआन तो एक लड़की होने के बावजूद भी काफी बहादुरी के साथ फाइट कर रही थी। वो अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को बड़ी ही बेदर्दी के साथ मारती गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ज़ीचुआनशू पर आ गया, जिसने भी अब काफी ज्यादा आराम कर लिया था। इसीलिए वो अपने घोड़े पर सवार होते हुए सोचने लगा अब तक तो इन लोगों का काम हो चुका होगा, चलो चलते हैं। और बैटल एरिना के सीन्स भी कुछ ऐसे ही थे। रोंगर बाईचुआन को आकर बताता है कि हमने काफी सारे ऑर्क्स और डीमंस को जान से मार डाला, जिनमें से कुछ बचकर भागने में कामयाब हो गए। अगर मिंग्यू ने तो उन्हें अभी भी नहीं छोड़ा, वो उनका पीछा कर रहा है। ये बात सुनकर बाईचुआन उससे कहने लगी कि ये गधा नहीं सुधरने वाला, तुम जाओ और जाकर उसकी हेल्प करो। इधर हम मिंग्यू को देखते हैं जिसने काफी सारे डीमंस को मार डाला था और फाइनली वो एक कार्ड तक पहुंच गया, जिसे तो डीमंस अपनी जी जान लगाकर प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये लोग ज्यादा देर के लिए मिंग्यू के सामने टिक ना पाए और मिंग्यू ने इन्हें ठिकाने लगा दिया। और ये सब होने के बाद जैसे ही मिंग्यू ने अंदर की तरफ देखा तो वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की मौजूद थी। इवन कि मिंग्यू भी उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा था और वो बोलते हुए कहता है कि ये लड़की कितनी प्यारी है। नेक्स्ट हमें रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो ज़ीचुआनशू का खास गार्ड जिसका नाम था गुली आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक से वहाँ पर मिंग्यू की एंट्री हो गई, जिसके कंधे पर एक बोरी रखी हुई थी। उस बोरी के अंदर से किसी लड़की के चीखने की आवाजें आ रही होती हैं, जो कि मिंग्यू से कह रही थी कि मुझे जाने दो, तुम मेरे साथ ये क्या कर रहे हो। उस लड़की की आवाजें सुनकर तो ज़ीचुआनशू मिंग्यू से कहने लगा अरे यार मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। जिस पर मिंग्यू से कहता है कि कमांडर इतनी भी क्या चलती है, एक मिनट रुक जाएं। ये कहते ही मिंग्यू ने उस डीमन गर्ल के ऊपर से उस बोरी को हटा दिया। इस लड़की की ब्यूटी को तो देखकर ज़ीचुआनशू और गुली दोनों ही अपनी आंखों पे झपकना भूल गए। ज़ीचुआनशू इस लड़की से पूछना चाहता था कि आखिर ये कौन है और कहाँ से आई है। इसी वजह से वो गुली से कहने लगा कि गुली तुम जाकर बाहर पहरा दो ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। जो बात सुनते साथ तो गुली यहाँ से रवाना हो चुका। इसके बाद ज़ीचुआनशू ने उस लड़की से सवाल करने शुरू कर दिए कि तुम कौन हो और वो डीमंस तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों कर रहे थे। वो यहाँ पर अभी इसी तरह के सवाल कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर इस लड़की के कपड़ों पर पड़ गई, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहे थे। तो ज़ीचुआनशू को एक बात तो क्लियर हो गई कि इस लड़की का खानदान काफी तगड़ा है। इसी वजह से वो उसे पूछने लगा क्या तुम डीमन जनरल की वाइफ हो। ये बात सुनकर तो मिंग्यू भी बोल पड़ा। वो कहता है कि इन डीमंस के भी मजे हैं, वॉर्स में भी अपनी वाइफ्स को साथ ले आते हैं, लेकिन अब तो वो मर गया है, इसी वजह से ये पूरी की पूरी हमारी हो चुकी, यानी कि अब हम लोग भी नाइट्स में एंजॉय किया करेंगे। इस पर तो ज़ीचुआनशू भी उसकी बात को काटते हुए कहने लगा तुम भी ना बस हमेशा छोटा ही सोचना, इस जैसे खूबसूरत डीमन गर्ल को तो कोई भी अच्छे पैसों में खरीद लेगा, तो पैसे कमाने का हमारे पास एक गोल्डन चांस है। इन दोनों की ये सारी बातें वो डीमन गर्ल भी सुन रही होती है कि तभी इन दोनों की नजर एक सिल्वर पेंडेंट पर पड़ जाती है, जिसे वो प्रिंसेस छुपाने की कोशिश कर रही थी। इधर वॉर की अपडेट देने के लिए बाईचुआन भी ज़ीचुआनशू के कैंप के बाहर पहुंच चुकी, मगर इससे पहले कि वो अंदर जा पाती गुली ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। वो उसे रोकते हुए कहता है कि आप अंदर नहीं जा सकती क्योंकि कमांडर अंदर बहुत ही जरूरी काम कर रहे हैं। पर उसी वक्त डीमन गर्ल की आवाजें बाहर आना शुरू हो गई, जो कि ज़ीचुआनशू से कह रही थी कि मेरे पास मत आओ। ये बात सुनकर तो बाईचुआन कुछ गलती समझ गई। इसी वजह से वो गुली को एक जोरदार टांग मारते हुए सीधा कैंप के अंदर आ जाती है, मगर उसकी एंट्री बहुत ही गलत टाइम पर हुई क्योंकि ये दोनों ही सिल्वर पेंडेंट को लेने के लिए डीमन गर्ल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। साथ ही साथ ये दोनों उस लड़की के सामने हाथ जोड़ते हुए कह रहे थे कि प्लीज हमें सिर्फ एक दफा दिखा दो। बातें सुनकर तो बाईचुआन पीछे से चिल्लाकर कहने लगी कमीनो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों इतना गिर जाओगे, मुझे तो इस बात का अंदाजा नहीं था। इस पर तो ज़ीचुआनशू उसे समझाते हुए कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था जैसा तुम समझ रही हो। मगर अब तो बाईचुआन को इनकी बातों पर जरा बराबर भी यकीन नहीं था, इसी वजह से उसने अपनी सोट को बाहर निकाल लिया। ज़ीचुआनशू पर हमला करते हुए उसे कह रही थी कि घटिया इंसान, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली। मिंग्यू जिसे तो अब ये बात मालूम हो
हो चुकी कि यहाँ की सिचुएशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। इसी वजह से वो ये कहते हुए यहाँ से जाने लगा कि मुझे जरा कुछ काम याद आ गया, जी चुआनशु हम बाद में बात करेंगे। जिस पर तो जी चुआनशु उसे रोकते हुए कहने लगा, कमीने तू मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है, ये तो मुझे मार डालेगी। इधर जी चुआनशु से बदला लेने के लिए उस डीमन गर्ल ने तो रोना शुरू कर दिया। इससे तो बाईचुआन का शक यकीन में बदल गया, इसीलिए वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गई। जबकि जी चुआनशु बेचारा तो अपनी जान बचाता हुआ उस डीमन गर्ल से रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा था कि मेरी माँ कुछ तो बोलो, अगर तुमने कुछ ना बोला तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। इन दोनों के दरमियान ये पकड़म पकड़ाई का खेल चल ही रहा था कि डीमन गर्ल ने अपने पाँव को अटकाते हुए जी चुआन को नीचे गिरा दिया। उसके नीचे गिरते ही बाईचुआन ने उसकी इज्जत पर हमला कर दिया, मगर वक्त रहते ही जी चुआन पीछे की तरफ हट गया, वरना बेचारा दुनिया को क्या ही मुंह दिखाता। कल भी काफी ज्यादा एंजॉय कर चुकी थी, इसीलिए वो बोलते हुए कहती है कि इसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मेरा नाम है कादान, मैं डिमोनिक क्लैन की 3rd प्रिंसेस हूँ। जो कहते साथ ही कादान ने अपना रॉयल जेट पेंडेंट भी नहीं दिखा दिया। प्रिंसेस कादान की ये सारी बातें सुनकर तो बाईचुआन अपनी जगह पर ही रुक जाती है। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो जी चुआनशु बाईचुआन को बता रहा था गोल्डन टोकन बाकी में रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, मगर बाईचुआन को तो अब तक ये बात समझ नहीं आई कि आखिर ये प्रिंसेस वहाँ पर क्या कर रही थी। इस पर जी चुआनशु से कहता है कि यही तो मैं उससे पूछने की कोशिश कर रहा था, मगर तभी तुमने वहाँ पर आकर मेरी धुलाई करना शुरू कर दी। और वैसे भी तुम मुझसे इतने सवाल क्यों कर रही हो, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा कमांडर मैं हूँ। जी चुआनशु की ये बात सुनकर तो बाईचुआन को भी याद आ गया। वो उसे कहती है कि कमांडर मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट देनी थी। फिर जी चुआनशु तो इस रिपोर्ट को सुनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था, इसीलिए वो उससे कहने लगा कि अब तो बैटल ओवर हो गई है, इस रिपोर्ट का क्या ही फायदा। मगर बाईचुआन भी उसके कहने से कहाँ रुकने वाली थी। वो उसे कहती है कि हमारे बैटलफील्ड में पहुंचने से पहले ही किसी ने डीमंस के जनरल लीडर और साथ ही साथ डिप्टी कमांडर को जान से मार डाला, मगर अभी तक हम इस बात का पता नहीं लगा पाए कि आखिर उन्हें मारने वाला कौन था। इस पर तो जी चुआनशु ने एक बार फिर से एक्टिंग करनी शुरू कर दी। वो उसे कहता है कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, देखो ना गॉड्स भी हमारे साथ है और उन्होंने हमारे रास्ते कितने आसान कर दिए, और तुम भी इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जो कहते साथ ही जी चुआनशु यहाँ से चल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जी चुआनशु अपने ट्रूप्स के साथ कमांडर ऑफिस के बाहर पहुँच चुका। अंदर आने के बाद जी चुआनशु को मालूम हुआ कि कमांडर तो अभी किसी मीटिंग में मसरूफ है, इसीलिए वो ऑफिस के अंदर वेट कर सकता है। जी चुआनशु कमांडर को अच्छे तरीके से जानता था, इसी वजह से तो उसे मालूम था कि कमांडर अपनी एक्सपेंसिव वाइन कहाँ पर रखते हैं। इसी वजह से तो उसने उस वाइन को निकाल कर पीना शुरू कर दिया, मगर तभी वहाँ पर कमांडर भी पहुँच जाते हैं, जो कि जी चुआनशु के डांट लगाते हुए कह रहे थे कि जी चुआनशु ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर तो जी चुआनशु उनसे कहने लगा कि कमांडर अगर आप मुझे इस बात पर सजा देंगे, सबको मालूम हो जाएगा कि आपने अपने ऑफिस के अंदर एक एक्सपेंसिव वाइन को छुपा कर रखा था, और जैसे कि आप तो जानते ही हैं कि मिलिट्री में वाइन तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं, और इस पर तो आपकी काफी बेइज्जती हो जाएगी। इसके साथ ही जी चुआनशु ने कमांडर को मक्खन लगाना शुरू कर दिया, इससे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, साथ ही साथ इससे आपके लिवर पर बुरा इफेक्ट होगा, और अगर आप इससे मर गए तो भला हमें आप जैसा कमांडर कहाँ मिलेगा। कमांडर को भी ये बात समझ आ चुकी है कि जी चुआनशु से मक्खन लगाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उससे चुप करवाते हुए कहने लगे अच्छा बस करो, मैंने तुम्हें बताना था कि तुम्हारी प्रमोशन हो चुकी, आज से तुम डिप्टी कमांडर हो। अब तुम्हें जितनी जल्दी हो सके प्रिंसेस कादान को लेकर कैपिटल सिटी जाना होगा। जी चुआनशु भी अपनी हरकतों से कहीं पास आने वाला था। वो कमांडर से मजाक करते हुए कहने लगा अच्छा तो अब मेरे पास भी आप ही की तरह एक प्यारी सी सेक्रेटरी होगी। ये बात सुनकर तो कमांडर जी चुआन से कहने लगे जी चुआनशु जरा सा सीरियस हो जाओ, तुम्हें ये बात मालूम है कि तुम्हारी ये प्रमोशन किसी और ने नहीं बल्कि यांग मिंगहुआ ने करवाई है, और तुम इस बात को भी जानते हो कि आज से 7 साल पहले क्या हुआ था। जिसके बाद तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया गया, इससे हमें मालूम हुआ कि जी चुआन फैमिली पर लिंगफेंग फैमिली ने हमला कर दिया था। उस वक्त प्रेसिडेंट की कंडीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, और उनकी बहन उस वक्त इस कदर कैपेबल नहीं थी कि वो सारे सियासी मामलात को देख सके। यांग मिंगहुआ ने इसी बात का फायदा उठाते हुए थ्रोन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसी वजह से मजबूरी में जी चुआनशु को खुद ही ट्रूप्स को लीड करना पड़ा। इस पर तो उल्टा यांग मिंगहुआ ने ही जी चुआनशु पर गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए उसे कैपिटल से बाहर निकाल दिया। जी चुआनशु तो भी यहाँ पर ये सब याद ही कर रहा था कि कमांडर आगे की तरफ बढ़ते हुए उसे कहने लगे चलो बच्चे जल्दी से मेरी वाइन के पैसे निकालो। अगर जी चुआनशु तो उन्हें पैसे दिए बगैर ही वहाँ से 9-2-11 हो गया। रात में जी चुआनशु के दोस्त उसे फेयरवेल पार्टी देने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले आए थे, मगर वो बेचारे थोड़ी देर के बाद ही अपने फैसले पर पछताने लगे कि जी चुआनशु तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर किए जाता है। उन्हें तो समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, क्योंकि जी चुआनशु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, और अगर यूं ही चलता रहा तो ये लोग भी आज भिखारी बनकर यहाँ से लौटेंगे। इसी वजह से तो ये तीनों जी चुआनशु का ध्यान भटकाने के लिए उससे कहने लगे कमांडर आप यहाँ से जा रहे हैं, इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ। जबकि मिंग्यू तो यहाँ पर बुरा समूह बनाते हुए कहने लगा कि कमांडर मेरा दिल तो खून के आंसू रो रहा है, और ये बात तो हमें अच्छे से मालूम है कि आखिर उसका दिल खून के आंसू क्यों रो रहा है। नौटंकी में तो जी चुआनशु इनका बाप है, इसीलिए वो भी इनसे कहता है अच्छा तो आप लोगों को बहुत दुख हुआ, इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि आप लोग भी मेरे
मेरे साथ ही जाओगे। जो बात सुनकर तो ये तीनों चिल्ला उठे कि नहीं नहीं हमें नहीं जाना आपके साथ, मगर ये बेचारे तो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। इसी वजह से तो दुम दबाकर यहाँ से खिड़की के रास्ते होते हुए भाग गए, क्योंकि अब जबकि ये लोग भी जीचुआनशु के साथ ही जा रहे हैं तो फेयरवेल पार्टी देने का मकसद ही नहीं बनता। जीचुआनशु भी उन्हें यूं भागते देख पीछे से चिल्लाकर कहने लगा, कमीनो तुम लोग कहाँ जा रहे हो, पर बस तुम लोग मेरे हत्थे चढ़ जाओ, उसके बाद मैं तुम लोग को अच्छा मजा चखाऊंगा। जो सब कहते हुए जीचुआनशु भी यहाँ से भागना चाहता था ताकि उसे बिल ना पे करना पड़े, मगर वो रेस्टोरेंट का ओनर जीचुआनशु के सारे प्लान पर पानी फेर देता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर कैपिटल पैलेस पर आ गया, जहाँ पर स्टर्लिंग जो कि जीचुआनशु का अच्छा दोस्त है, उससे प्रेसिडेंट बात करते हुए कह रहे थे कि जीचुआनशु यहाँ पर वापस आ रहा है, मुझसे ये बात अच्छे तरीके से समझा देना कि वो पास में की गई गलतियों को दोबारा मत दोहराए। स्टर्लिंग भी उनकी बात अच्छे तरीके से समझ चुका। फाइनली जीचुआनशु भी अपने ट्रूप्स के साथ कैपिटल सिटी पहुंच चुका। वो अभी यहाँ पर अपने साथियों को कैपिटल सिटी दिखा रहा होता है। मिंग्यू जिसने पहली बार इतने बड़े शहर को देखा था, उसे ज्यादातर चीजों के बारे में मालूम नहीं, इसी वजह से तो एक डस्टबिन को स्ट्रीट लैंप समझकर उसके साथ जाकर लिपट गया। साथ ही साथ वो यहाँ पर कह रहा था कि यहाँ के स्ट्रीट लैंप्स भी कितने प्यारे हैं, फिर ये जानने के बाद कि वो कोई स्ट्रीट लैंप नहीं बल्कि एक गार्बेज कैन है। मिंग्यू तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका। ये सारा सीन देखकर तो जीचुआनशु ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि बाईचान तो उसके कान से पकड़कर उसे डांट लगाते हुए कहने लगी, इंडो इंसान कहीं भी शुरू मत हो जाया करो। इस बात से तो मिंग्यू नाराज हो गया, इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगा। रास्ते में उसे एक बदमाश लड़का नजर आया जो कि एक लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। इसी वजह से तो मिंग्यू ने एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया। वो लड़का भी किसी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता था, इसी वजह से वो मिंग्यू से कहने लगा कि तुम्हें पता भी है कि तुमने किसे मारा है। मगर तभी वहाँ पर जीचुआनशु भी पहुँच गया, जो कि उस लड़के की अकड़ तोड़ते हुए उससे कहने लगा, तुम किस भी फैमिली से बिलोंग करते हो इस बात से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोबारा से मिस निंग के करीब नजर आए तो मैं तुम्हारी अर्थी उठा दूंगा। जो बात सुनकर तो वो बुली यहाँ से दुम दबाकर भाग गया। असल में तो मिस निंग के अंकल ने जीचुआनशु को बचपन में ही अडॉप्ट किया था, इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब मिस निंग जीचुआनशु से उसका हालचाल पूछने के बाद उससे कहने लगी कि जीचुआनशु तुम हमारे घर ही रहने आ जाओ, मगर जीचुआनशु तो इसके लिए एग्री नहीं था, इसीलिए वो मना करते हुए कहता है कि हम आपके घर नहीं आ सकते। मगर इन तीनों के बहुत ज्यादा इसरार करने के बाद आखिरकार जीचुआनशु को भी मानना पड़ा। घर आने के बाद मिस निंग और जीचुआनशु साथ गुजारे हुए बचपन के पलों को याद कर रहे थे। अचानक से मिस निंग का पाँव फिसल जाता है, लेकिन वक्त रहते ही जीचुआनशु ने उसे पकड़ लिया और इसी वजह से इन दोनों के दरमियान एक प्यारा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। मगर जल्दी ये दोनों एम्बेरस हो गए। जीचुआनशु यहाँ से कमांडर को रिपोर्ट करने का बहाना लगाकर जाने लगा। कैपिटल ऑफिस के अंदर काफी सारे कमांडर्स बैठे हुए थे, जहाँ पर जल्द ही यांग मिंगहुआ भी पहुँच गया। मीटिंग में तो ये फैसला हुआ कि प्रिंसेस का दान आज से जीचुआनशु के साथ उसके घर में रहेगी। तभी वहाँ पर एक पर्सन आ गया जिसका नाम था डिलिन। डिलिन असल में यांग मिंगहुआ का एक साथी है, जिसके हाथों वो जीचुआनशु को मरवाना चाहता है। अब डिलिन यांग मिंगहुआ से कहने लगा कि मुझे जीचुआनशु से कुछ बात करनी है, इसलिए मुझे इजाजत दे, जिस पर तो यांग मिंगहुआ ने भी उससे परमिशन दे दी। इन दोनों के ही रूम में आने के बाद हमें ये बात मालूम हुई कि इन दोनों की दुश्मनी तो बस एक नाटक है कि डिलिन यांग मिंगहुआ का भरोसा जीत सके और दूसरे लोगों को ये दिखाने के लिए कि अंदर एक जबरदस्त फाइट चल रही है। इन लोगों ने कमरे का सामान तोड़ना शुरू कर दिया। डिलिन जीचुआनशु से कहता है कि हम तीनों ब्रदर रात को वहीं पर मिलेंगे जहाँ पर हम पहले मिला करते थे। जो बात सुनते साथ तो जीचुआनशु यहाँ से जाने लगा, मगर डिलिन उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है। जो कहते साथ ही उसने एक जोरदार पंच उसके मुंह पर दे मारा। फिर जीचुआनशु यहाँ से सही सलामत बाहर चला गया तो लोगों को इन पर शक हो जाएगा। जीचुआनशु को भी समझ आ चुका था कि अब उसकी कुट लगने वाली है, इसीलिए वो डिलिन को रोकते हुए कहने लगा कि नहीं ब्रदर प्लीज प्लीज ऐसा मत करें। मगर डिलिन भी कहीं रुकने वाला था, उसने तो जीचुआनशु की अच्छे तरीके से धुलाई लगा दी। नेक्स्ट सीन में तो जीचुआनशु बड़ी ही बुरी कंडीशन में वापस से घर आ जाता है। मिस निंग तो उसके लिए परेशान होते हुए फौरन से उसके पास आकर उसे सवाल करते हुए कहने लगी, जीचुआनशु आखिर तुम्हें क्या हुआ। जीचुआनशु तो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उल्टा मिस निंग के हाथ को पकड़कर उससे कहने लगा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। वहाँ मौजूद सब लोगों को तो यही लग रहा था कि जीचुआनशु मिस निंग को प्रपोज करने वाला है। ये सोचते हुए तो मिस निंग भी काफी खुश थी, मगर जीचुआनशु इन सब की उम्मीदों पर ही पानी फेरते हुए मिस निंग से कहने लगा कि क्या मुझे तुम थोड़े से पैसे उधार दे दोगी। बाद से तो मिस निंग यहाँ से गुस्सा होकर जाने लगी। उसी वक्त जीचुआनशु की नजर मिंग्यू और बाईचान पर पड़ गई, जिनके सामने वो भोला सा मुंह बनाते हुए कहने लगा, यार तुम दोनों ही मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। उसे ये पैसे इसी वजह से चाहिए थे क्योंकि डिलिन ने जो सारी की सारी तौर पर उस ऑफिस में की थी, उसका सारा का सारा हट जाना जीचुआनशु को भरना होगा। जीचुआनशु को ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो डिलिन पर भड़कते हुए कहने लगा, कमीने इंसान तुम्हें इतने भी ज्यादा तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत थी। वो यहाँ पर अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक सर्वेंट आकर उसे बताता है कि स्टर्लिंग आपसे मिलने के लिए आए हैं।
से मिलने के लिए तो जी चुआनशू भी भाई की तरफ आ जाता है। स्टर्लिंग तो जी चुआनशू की ऐसी हालत को देखकर उससे सवाल करते हुए कहने लगा कि जी चुआनशू आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ। जी चुआनशू तो अपने जख्मों पर कराहते हुए कहने लगा कि बड़े भाई के अलावा ये कौन ही कर सकता है। जिस पर तो स्टर्लिंग ने भी जी चुआनशू पर हंसना शुरू कर दिया। जिसके बाद तो ये दोनों ही खाना खाने के लिए डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। फिर जैसे स्टर्लिंग की नजर कादान पर पड़ी तो वो उसकी ब्यूटी देखते साथ ही अपने होश गंवा बैठा। वो तो अपनी नजर तक नहीं हटा पा रहा था। इसी वजह से जी चुआनशू उसका मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहने लगा कि ये सब मेरे दोस्त हैं। बाईचान जो कि स्टर्लिंग की एक बहुत बड़ी फैन है, वो तो उससे मिलकर काफी खुश थी। स्टर्लिंग को तो इस बात से घंटा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा वो तो बाईचान को इग्नोर करते हुए सीधा कादान के पास आकर उससे कहने लगा कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो कहते हुए स्टर्लिंग मिस कादान को देखे जा रहा था। जी चुआनशू भी इधर की सिचुएशन को समझ चुका, इसीलिए तो वो स्टर्लिंग को एक चेयर पर बिठाते हुए कहने लगा ब्रो खाना खाओ। फिर स्टर्लिंग का तो खाने से ज्यादा कादान पर ध्यान था। इसी वजह से तो वो बाईचान के किए गए सवालों का उल्ट-पुल्ट जवाब देने लगा, क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोल क्या रहा है। यहाँ की सिचुएशन ज्यादा खराब ना हो जाए, इसी वजह से जी चुआनशू डिलिन को लेते हुए एक रेस्टोरेंट में आ गया, जहाँ पर डिलिन भी आने वाला था। उसके आते ही इन तीनों के दरमियान बचपन की बातें होना शुरू हो गई। ये तीनों यहाँ पर अभी इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वही बदमाश लड़का जो कि उस दिन मिस निंग को छेड़ा था अपने दोस्तों के साथ पहुँच जाता है। उसे इस रेस्टोरेंट में देखते ही डिलिन यहाँ से रवाना हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इनकी दोस्ती के बारे में किसी और को मालूम हो। इनके यहाँ से जाते ही जी चुआनशू स्टर्लिन से सवाल करते हुए कहने लगा ब्रदर लगता है आपको कादान पसंद आ गई। मगर स्टर्लिन तो उसकी बात का कोई भी जवाब ना देते हुए उल्टा उसी से सवाल करते हुए कहने लगा तुम मेरी छोड़ो अपनी बताओ, तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ पर सब लोग ही प्ले बॉय के नाम से जानते हैं। जिस पर तो जी चुआनशू से कहता है कि हाँ हूँ मैं प्ले बॉय। स्टर्लिन भी इस बात को अच्छे से जानता है कि जी चुआनशू कभी नहीं बदल सकता, इसीलिए वो उससे कहने लगा कल तुम मेरे साथ प्रेसिडेंट के पास चलोगी ताकि हम लोग उन्हें यकीन दिला सके कोई गद्दार नहीं हो, बल्कि अभी भी तुम उन्हीं लोगों का साथ दोगे। फिर जी चुआनशू का तो वहाँ पर जाने का कोई इरादा नहीं, इसी वजह से वो उससे मना करते हुए कहने लगा कि मैं यहाँ पर अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस निंग की प्रोटेक्शन के लिए आया हूँ और वो मैं करके रहूंगा। बाकी मुझे किसी चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद इन दोनों ने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और यूं ही लगातार ये लोग काफी देर तक ड्रिंक करते रहे कि अचानक से इन्हें पास वाले टेबल से आवाज सुनाई दी, जहाँ पर वो लड़का मिस निंग के बारे में ही बात कर रहा था। वो अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाते हुए कहने लगा कि तुम लोग देख लेना मेरी शादी मिस निंग के साथ ही होगी। इससे तो न सिर्फ मिस निंग बल्कि उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। लेकिन उसी का दोस्त उसे बीच में टोकते हुए कहने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मिस निंग मुझसे शादी करें। जी चुआनशू को तो इन सब की बकवास सुनकर काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो मिस निंग के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुन सकता। इसी वजह से तो उसने एक वाइन का ग्लास उठाकर उसी लड़के की तरफ थ्रो कर दिया, जिससे तो वो लड़का भी भड़क जाता है और वो जी चुआनशू के पास आकर उसे कहने लगा क्या वो तुम पागल थे जिसने मुझे ग्लास मारा। जी चुआनशू तो पहले से ही इस मौके की फिराक में था, इसीलिए वो खड़ा होते हुए कहने लगा कि तुम्हारे बाप ने, जो कहते साथ ही उसने एक जोरदार मुक्का उस लड़के की गाल पर दे मारा। अपने घटिया फ्रेंड को यूं मार खाता देख उसके चमचे भी उठ खड़े हुए। इन्हें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बड़े ही आराम से ये जी चुआनशू को हरा देंगे, मगर इन्हें क्या ही मालूम कि वहाँ पर तो स्टर्लिन भी मौजूद है। अब इन दोनों भाइयों ने मिलकर इन सब लोगों की कुटाई लगाना शुरू कर दी। ये दोनों यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से फाइट कर ही रहे थे कि तभी इन्हीं के एक साथी ने पीठ पीछे वार करते हुए जी चुआनशू के सर पर एक बोतल मार दी, जिसकी वजह से तो हमारा जी चुआनशू वहीं पर बेहोश हो गया और इस रेस्टोरेंट की अथॉरिटीज ने इन दोनों को उठाकर बाहर नाली में फेंक दिया। सुबह के वक्त तो कुछ पेट्रोलिंग गार्ड्स इन दोनों को मारा समझकर यहाँ से लेकर जाने ही वाले थे कि तभी इन दोनों को होश आ गया, जिसकी वजह से तो वो गार्ड्स यहाँ से दुम दबाकर भाग गए। उन गार्ड्स के भागते यहाँ पर एक ऑफिसर आ गया, जिसने तो जी चुआनशू और स्टर्लिन को पहचान लिया था। इसी वजह से तो ये दोनों अपना मुंह छुपाते हुए कहने लगी नहीं नहीं हम वो नहीं है। इस पर तो वो ऑफिसर भी बोलते हुए कहने लगा कि मैंने तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप दोनों मुझे यहाँ पर मिलेंगे। ये बात सुनकर तो जी चुआनशू शर्म के मारे वहाँ से भागना शुरू कर चुका। वो भागते हुए रास्ते में सोच रहा था कि कितनी बेइज्जती की बात है, एक आर्मी का कमांडर होने के बावजूद भी ड्रिंक करके नाली में पड़ा हुआ था। जिसके बाद तो हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्टर्लिन प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आया हुआ था। वो उनसे कहता है कि सॉरी मैं आपसे रात में मिलने नहीं आ सका, क्योंकि रात में मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली थी। इस पर प्रेसिडेंट उससे कहते हैं मैं थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यांगमुंगहा तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है। लिंग उन्हें यकीन दिलाते हुए कहने लगा कि आप फिक्र मत करें, मैं आइंदा से इसका ख्याल रखूंगा। इधर प्रेसिडेंट तो बात को आगे बढ़ाते हुए जी चुआनशू के बारे में सवाल करते हुए कहने लगे कि आखिर वो कहाँ पर है। मैंने उसे अपनी फैमिली का सरनेम दिया, लेकिन देखो जब से वो यहाँ पर आया है एक दफा भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया। मेरे ख्याल से तो डिलिन और जी चुआनशू एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। मगर स्टर्लिन तो अपने भाई को ही डिफेंड करते हुए कहने लगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का यकीन करें कि जी चुआनशू कभी भी आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसा किया तो आप मेरी जान ले सकते हैं। फिर तो प्रेसिडेंट को भी इसकी बात से एग्री होना पड़ा, लेकिन अभी भी वो डिलिन को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। वो स्टर्लिन से कहते हैं कि डिलिन का क्या, फारिस में जा
चुका है, यानी कि यांग मिंगहुआ मिलिट्री पावर्स पर पूरे तरीके से कब्जा करना चाहता है। इसी वजह से तो उसने ये सारा का सारा खेल रचा है। नेक्स्ट हमें 4 महीने के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो चारों तरफ ये खबरें फैल चुकी थी कि डिलिन ने बहुत ही बहादुर के साथ डीमंस का मुकाबला करते हुए उन्हें हरा दिया। तब यांग मिंगहुआ भी किसी से मिलने के लिए आया हुआ था। वो पर्सन हुडी पहने हुए यांग मिंगहुआ के सामने आकर खड़ा हो गया। यांग मिंगहुआ उससे कहने लगा कि मैंने सुना है कि तुम हैंडराइटिंग को कॉपी करने में काफी माहिर हो, जिस पर तो वो पर्सन भी उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। इसी वजह से तो यांग मिंगहुआ ने उसे एक लेटर दे दिया। साथ ही साथ वो उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहने लगा कि तुमने इस लेटर को मिस निंग की हैंडराइटिंग में कॉपी करना है। और याद रहे कि इस लेटर को लिखने के बाद तुम्हें इस पर मिस निंग की सील भी लगानी होगी। अगर तुमने इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर दिया तो मेरे वार्ड के तौर पर तुम्हें डिप्टी कमांडर बना दूंगा। कहते साथ ही यांग मिंगहुआ यहाँ से रवाना हो चुका। रास्ते में यांग मिंगहुआ का साथी ऑफिसर उसे कहने लगा कि क्या हम लोग इस पर यकीन कर सकते हैं, लगता है कि ये हमें धोखा दे दे। जिस पर यांग मिंगहुआ उसे जवाब देते हुए कहने लगा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि ये काफी सालों से हमारा वफादार है। तो नेक्स्ट सीन में हमें जीचुआन हाउस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो ये सब लोग ही बैठकर न्यूज पढ़ रहे थे। इन्हें एक बात तो मालूम हो गई कि डिलिंग ने काफी बहादुरी के साथ डीमंस का मुकाबला करते हुए उन्हें वहाँ से मार भगाया। जो बात जानते ही प्रिंसेस कादान काफी ज्यादा दुखी हो गई, क्योंकि आखिर को वो भी तो डीमन क्लैन से ही बिलोंग करती थी। इसी वजह से तो वो रोते हुए यहाँ से जाने लगी और उसी के पीछे मिस निंग भी रवाना हो गई। जबकि स्टर्लिंग भी कादान के पास जाना चाहता था, लेकिन जीचुआन उसे रास्ते में ही रोकते हुए कहने लगा ब्रदर भला तुम कहाँ जा रहे हो। बात सुनने के बाद तो स्टर्लिंग को भी ना चाहते हुए इनके साथ बैठना पड़ा। इधर मिंगयू भी पेट दर्द का बहाना बनाते हुए वहाँ से निकल आया था, मगर वो अपने रूम में जाने की बजाय वहाँ से मिस निंग के रूम में चला गया। शायद से वो वहाँ से कुछ लेना चाहता है। तभी जीचुआन जो कि कार्डा को तसल्ली देने के लिए जाने वाला था, उसे मिस निंग के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी, जबकि मिस निंग तो कादान के साथ मौजूद थी। इसी वजह से तो जीचुआन इसी बात को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मिस निंग के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगा। अंदर की तरफ मौजूद रोंगर भी किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इतने में ही वहाँ पर जीचुआन भी पहुँच गया, मगर लाइट्स के ऑफ होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। इसी वजह से तो इन दोनों ने ही आपस में फाइट करनी शुरू कर दी, पर जीचुआन ने तो उसे बड़ी ही आसानी के साथ हरा दिया। जिसके बाद तो एक कैंडल को भी जला लेता है, जिसकी वजह से तो इन दोनों को ही अब मालूम हो चुका कि उनके सामने कौन है। रोंगर को तो अपने किए पर काफी पछतावा था, इसीलिए वो जीचुआन से कहने लगा कि मैं अगले जन्म में आपका वफादार जरूर रहूंगा। जो सब कहने के बाद रोंगर अभी अपनी जान लेने ही वाला था कि जीचुआन से एक जोरदार चमाट लगाकर रोक देता है। अब वो उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या करने आए थे, क्या तुम मिस निंग को मारना चाहते हो, और वैसे भी मुझे ये बात काफी अरसे से मालूम है कि तुम यांग मिंगहुआ का साथ दे रहे हो। फिर तो रोंगर जवाब देते हुए कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं मिस निंग को नहीं मारना चाहता, तो बस यहाँ पर उनकी स्टैम्प ढूंढने के लिए आया था। लेकिन जीचुआन तो उसकी इस बात पर काफी भड़क चुका था। वो उसकी डांट लगाते हुए कहता है क्या तुम्हारे लिए जुर्म छोटा है, और मुझे बताओ कि आखिर तुम यांग मिंगहुआ का साथ क्यों दे रहे हो। जिस पर रोंगर ने बताया कि वो ये काम करना नहीं चाहता, बल्कि यांग मिंगहुआ उससे जबरदस्ती ये काम करवा रहा है। जो सब कहते ही रोंगर बच्चों की तरह रोना शुरू हो गया। फिर तो जीचुआन उसे समझाते हुए कहता है कि मर्द बनो, तुम एक कमांडर हो और कमांडर इस तरह रोया नहीं करते। इसके साथ ही जीचुआन उसे अपने रूम में लेकर चला गया, जहाँ पर उसने काफी सारी फेक स्टैम्प्स को रखा हुआ था। इन्हीं में मौजूद मिस निंग की फेक स्टैम्प को उठाते हुए जीचुआन ने उसे उस लेटर पर लगा दिया। असल में तो जीचुआन यांग मिंगहुआ के साथ डबल गेम खेलने वाला है, मगर यांग मिंगहुआ तो इन सब बातों से अनजान उस लेटर को रिसीव कर चुका। दूसरी तरफ डिलिन भी डीमन क्लैन को अच्छे तरीके से बर्बाद करने के बाद वापस से कैपिटल में आ गया। उसने कमांडर को रिपोर्ट करने की बजाय अपनी वाइफ से मिलना ज्यादा जरूरी समझा, इसलिए वो सीधा अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर तो उसकी खूबसूरत सी वाइफ उसका वेट कर रही थी। डिलिन भी उससे मिलकर काफी खुश था, जिसके बाद तो ये दोनों ही मिलकर खाना खाते हैं। इधर यांग मिंगहुआ भी अपने साथ मिले हुए ऑफिसर्स के साथ मीटिंग कर रहा था। इन्हीं के जरिए उन लोगों को रेस्ट करवा दिया करता, जो कि उसकी बात नहीं सुनते। तभी यहाँ पर डिलिन भी पहुँच गया, जिसकी बहादुरी से यांग मिंगहुआ तो काफी ज्यादा खुश था। वो डिलिन की तारीफ करते हुए कहने लगा कि डिलिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब डिलिन इन सबको बताता है कि हमारी 50,000 की आर्मी कैपिटल के बाहर खड़ी हुई है, और जैसे ही आप मुझे ऑर्डर देंगे तो वो वैसे ही कैपिटल के अंदर एंटर कर जाएगी, जिसके बाद तो हम आसानी से यहाँ पर मार्शल लॉ लगा सकते हैं। अब इन सब लोगों ने प्लानिंग करते हुए नेक्स्ट डे एक मिलिट्री कॉन्फ्रेंस रख ली, जिसको ज्वाइन करने के लिए तो सारे मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ साथ जीचुआन और उसके दोस्त भी पहुंच चुके। ये लोग अभी अंदर एंटर होने ही वाले थे, मगर रास्ते में ही गार्ड्स इनसे कहने लगे कि आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि अंदर जाने से पहले आपको अपने वेपन्स हमें सबमिट करने होंगे। जो बात सुनते साथ जीचुआन समझ चुका कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है, मगर अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। वहाँ इन लोगों के ऑर्डर्स माने के इसी वजह से उसने आराम से अपनी तलवार को इन्हें दे दिया। मगर कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर तो स्टर्लिंग ने पहले से ही कुछ हथियारों को अपने डेस्क के नीचे छुपा कर रखा हुआ था, जिन्हें वो जीचुआन को दिखाते हुए
हुए कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले से यहाँ पर बंदोबस्त करके रखा हुआ है। कुछ देर के बाद यहाँ पर यांग मिंगहुआ भी पहुँच जाता है, जिसके साथ डिलिन भी मौजूद था। यांग मिंगहुआ जो कि कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला, वो सीधा जाकर प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठ जाता है, जो देखकर तो स्टर्लिन को काफी गुस्सा आ गया और वो खड़ा होते हुए यांग मिंगहुआ को बुरा भला बोलने ही वाला था, मगर तभी जी चुआनशू उसे रोकते हुए कहने लगा, ब्रदर हमें सही टाइम का वेट करना होगा, जिस पर तो स्टर्लिन भी मान चुका। जहाँ पर तो आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स खामोश थे। एक ऑर्डिनरी सा कैप्टन खड़ा होते हुए यांग मिंगहुआ से कहने लगा कि चाहे आज प्रेसिडेंट नहीं आए, लेकिन फिर भी आप उनकी चेयर पर नहीं बैठ सकते, जिससे तो यांग मिंगहुआ की बेइज्जती हो चुकी। इसी वजह से उसने डिलिन को इशारा किया कि तुम जाकर इसका खेल खत्म कर दो। डिलिन जो कि यांग मिंगहुआ का एक लॉयल सर्वेंट बनने की एक्टिंग कर रहा है, इसी वजह से उसे ना चाहते हुए भी उस कैप्टन को जान से मारना पड़ा, जो देखकर तो वहाँ मौजूद सब लोग हैरान हो चुके, मगर कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं रखता। इसी वजह से तो उसी कैप्टन का कमांडर आगे की तरफ बढ़ते हुए डिलिन पर हमला करके उसे जान से मारने ही वाला था, मगर तभी यांग मिंगहुआ का एक और लॉयल ऑफिसर वहाँ आकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सब लोगों को ही दूर पटक चुका। यांग मिंगहुआ को तो इनके मरने या जीने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, इसी वजह से उसने दोबारा से अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर दिया। मगर उसी वक्त बाईचांस जिसे यांग मिंगहुआ से घंटा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था, वो उसके सामने आकर उसे कहने लगी, मुझे शक है जो कि अभी यहाँ पर 2 मर्डर्स हुए वो तुम्हारे कहने पर किए गए, इसी वजह से तो मैं तुम्हारे खिलाफ ही कंप्लेन करना चाहती हूँ। जो कहते साथ ही वो इंस्पेक्टर से कहने लगी, प्लीज आप मेरी कंप्लेन को सीरियसली लें और यांग मिंगहुआ पर एक कमेटी बिठाएं। मगर चीफ इंस्पेक्टर जो कि पहले से ही यांग मिंगहुआ के साथ मिला हुआ है, वो फौरन से इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है और फिर यहाँ पर डिलिन भी बाईचांस की तरफ आगे बढ़ने लगा ताकि वो उसे भी जान से मार सके। मगर उसी वक्त जी चुआनशू, स्टर्लिन और उसके बाकी के साथी बाईचांस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आकर खड़े हो गए। कॉन्फ्रेंस हॉल में हो रही इस बगावत का सुनकर तो बाहर मौजूद गार्ड्स भी अंदर आ जाते हैं और आते साथ ही उसने बाईचांस और उसके साथियों को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब यहीं पे मौजूद एक कमांडर जिसका नाम था येनशिन, वो भी इन तीनों का साथ देते हुए कहने लगा कि मैं भी इनकी बात से एग्री करता हूँ कि यांग मिंगहुआ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो कहते साथ ही वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया, जो देखते हुए येनशिन के साथ आए हुए उसके सारे के सारे ट्रूप्स भी खड़े हो गए। अब दूसरे कमांडर्स को भी थोड़ी सी सपोर्ट मिल चुकी थी, इसी वजह से वो भी येनशिन का साथ देते हुए कहने लगे कि हम भी इस बात से एग्री करते हैं। येनशिन जो कि इन सब लोगों के हौसले की वजह थी, इसी वजह से डिलिन आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसका गला काटना चाहता था, मगर तभी जी चुआनशू बीच में आ गया और इसी तरह से इन दोनों के दरमियान ही फाइट स्टार्ट हो चुकी। मगर थोड़ी देर की फाइट के बाद ही डिलिन फेक ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि जैसे जी चुआनशू ने उसे बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया हो। इसी वजह से तो उसका साथी जो कि थंडर की पावर रखता था, वो फौरन से आगे की तरफ बढ़कर जी चुआनशू पे हमला करने लगा। पर इससे पहले कि वो हमला जी चुआनशू को लग पाता, उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर स्टर्लिन भी पहुँच जाता है। अब इन दोनों भाइयों ने ही मिलकर उस बंदे को धूल चटा दी और उसे यूं अच्छा सबक सिखाने के बाद जी चुआनशू अपनी सोट को लेते हुए येनशिन के सामने आकर खड़ा हो गया। वो यांग मिंगहुआ को ये बताना चाहता है कि वो येनशिन के साथ है। यांग मिंगहुआ अभी यहाँ पर ये सोच ही रहा था कि वो जी चुआनशू का क्या करे कि इतने में ही उसका एक सोल्जर आकर उसे कहने लगा कि बाहर हमारा कोई भी गार्ड मौजूद नहीं था और इसी बात का फायदा उठाते हुए येनशिन की आर्मी ने कॉन्फ्रेंस हॉल को चारों तरफ से घेर लिया है। यांग मिंगहुआ जिसने तो ये बात एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो तो बिल्कुल सख्ते में आ गया। तभी येनशिन बोलते हुए उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर सबके सामने 2 आर्मी के ऑफिसर्स को मरवा दिया है, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। जिस पर तो यांग मिंगहुआ उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि वो दोनों तो थे ही गद्दार, इसी वजह से मैंने उन्हें मरवा दिया। मैंने तो हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब मुझे तुम बताओ कि तुम्हारे इस रिएक्शन की आखिर क्या वजह थी। जिस पर तो येनशिन भी यांग मिंगहुआ को उसी की जबान में जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं भी गद्दारों को सजा देने के लिए ये सब कर रहा हूँ। यांग मिंगहुआ जो कि काफी ज्यादा चालाक इंसान है, उसे मालूम था कि अगर वो अभी कोई कदम चलता है तो ये सब लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। इसी वजह से तो वो बड़ी ही समझदारी का मुजाहिरा करते हुए अपने सब सोल्जर्स को पीछे की तरफ हटा चुका, जिसके साथ ही ये तमाशा खत्म हो गया और सब लोग अपने अपने घरों को चल दिए। मगर यांग मिंगहुआ वहीं पर खड़ा रहता है क्योंकि आज के दिन उसकी काफी सारी बेइज्जती हो चुकी। जिसके बाद तो वो अपने लॉयल गार्ड से कहने लगा कि तुम लोग बस देखते जाओ, मैं इन सबको चुन चुन कर मारने वाला हूँ, इन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। येनशिन भी अपनी टेरिटरी में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे कि जी चुआनशू और उसके दोस्त उनसे मिलने के लिए आते हैं। येनशिन तो
चाहते थे कि जी चुआनशू उनके साथ चले, क्योंकि वो भी यांग मिंगवा को अच्छे तरीके से जानते थे। लेकिन अगर जी चुआनशू यहाँ से चला गया तो मिस निंग का क्या होगा, और यही सब सोचते हुए जी चुआनशू ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। फिर वो जी चुआनशू को अपना और अपने दोस्तों का ध्यान रखने का बोलकर यहाँ से रवाना हो चुके। उनके यहाँ से जाते ही जी चुआनशू भी अपने भाइयों से मिलने के लिए पहुँच गया। स्टर्लिंग, जो कि आज के इंसिडेंट की वजह से डिलन पर काफी गुस्सा था, वो तो आते साथ ही डिलन को मारने लगा, मगर जी चुआनशू से पकड़ते हुए कहता है कि ब्रदर अब बस कर जाओ। अब डिलन स्टर्लिंग को समझाते हुए कहता है कि ब्रदर मेरी बात सुनो, मैं भी ये सब नहीं करना चाहता, मैं ये सब करने पर मजबूर था, तुम्हें मेरी बात समझनी होगी। जो यांग मिंगवा के साथ अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए ये सब करना पड़ा। अब डिलन आगे इन्हें यांग मिंगवा के प्लान के बारे में बताते हुए कहने लगा, इस वक्त यांग मिंगवा के पास कैपिटल के ट्रूप्स का सारा कंट्रोल मौजूद है और उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाना काफी रिस्की हो सकता है। साथ ही साथ उसने अपने ऑफिशियल से कहकर येनशिन को मरवाने के भी ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। स्टर्लिंग तो ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो चुका, मगर तभी जी चुआनशू को एक जबरदस्त आइडिया आ जाता है, जो कि उसने इन दोनों को भी बता दिया। ये प्लान थोड़ा सा रिस्की था, इसी वजह से स्टर्लिंग इस पर अमल करने से थोड़ा सा घबरा रहा था, मगर जी चुआनशू उसे समझाते हुए कहता है कि हमें ये करना ही होगा। अब इन तीनों का प्लान क्या है, इसके बारे में तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही मालूम होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि जी चुआनशू डीमंस को हार का मजा चखाते हुए उनकी प्रिंसेस को भी बंदी बनाकर कैपिटल ले आया था, जहां पर तो यांग मिंगवा थ्रोन पर कब्जा करने के लिए पहले से ही चालें चल रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ हमारा हीरो जी चुआनशू भी अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे निपटाने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यांग मिंगवा को देखते हैं, जो कि अपनी आज की हुई बेइज्जती पर काफी ज्यादा गुस्सा था। वो अपने सब ऑर्डिनेट से कहता है, तुम लोग जाओ और जाकर येनशिन को जान से मार डालो, इससे पहले कि वो कैपिटल से बाहर जाए। और उस ऑफिसर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपने पेट्रोलिंग पुलिस को लेते हुए येनशिन को रोकने के लिए पहुंच चुका था। वो आते साथ ही उससे कहने लगा कि आज तुम कैपिटल से बाहर नहीं जा सकते, मगर येनशिन भी कोई बच्चा थोड़ी था जो कि इनकी चालों को समझ न सके, और वो उसके ऑर्डर्स को मना करते हुए कहने लगा कि मैं तो आज यहाँ से जाकर रहूंगा और तुम मेरा क्या ही उखाड़ सकते हो। इस बात पर तो उस ऑफिसर को भी गुस्सा आ गया, और इसी वजह से तो उसने अपने साथियों को येनशिन की आर्मी पर हमला करने के ऑर्डर्स दे दिए। अब इन दोनों पार्टीज के दरमियान ही फाइट स्टार्ट हो चुकी। येनशिन का तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था, इसी वजह से वो उस ऑफिसर पर भारी पड़ रहा था कि अचानक से वहाँ पर डिलन की आर्मी भी पहुँच गई, जिन्हें तो देखते साथ ही वो ऑफिसर काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो हमारी मदद आ गई, यानी कि हम जीत ही जाएंगे। मगर इस पुलिस ऑफिसर के तोते तो तब उड़े जब उस आर्मी ने येनशिन के ट्रूप्स को मारने की बजाय इस ऑफिसर की पुलिस को मारना शुरू कर दिया, और आखिरकार डिलन की आर्मी ने उस कमांडर ऑफिसर को भी जान से मार डाला, जिसकी वजह से तो येनशिन भी हाथ से बचकर निकल जाता है। के बाद सीन शिफ्ट होकर कैपिटल आर्मी के कमांडर लाइशुन पर आ जाता है, जो कि यांग मिंगवा का एक लॉयल ऑफिसर था। वो इस बात पर काफी खुश था कि उसकी रैंक बढ़ने वाली है कि तभी वहाँ पर डिलन भी पहुँच गया, जो कि उसे रिपोर्ट करते हुए कह रहा था कि हमने येनशिन को जान से मार दिया है। और हाँ, जब मैं डीमंस के खिलाफ जंग पर लड़ने के लिए गया था तो वहाँ से मैं आपके लिए बहुत सारे कीमती तोहफे लाया हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपको वो दिखाऊं? जिस पर तो लाइशुन ने भी उसे इजाजत दे दी। इसीलिए दो सोल्जर्स एक बड़े से बॉक्स को उठाए हुए लाइशुन के रूम में एंटर हो गए। लाइशुन तो ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिर इस बॉक्स में क्या है। इसी वजह से तो उसने फौरन से इस बॉक्स को ओपन कर दिया, मगर वो बॉक्स तो खाली था। इससे पहले कि लाइशुन कुछ समझ पाता, दोनों सोल्जर्स में से एक सोल्जर ने अपनी सोर्ड को लाइशुन के सीने में घुसा दिया, जिससे तो लाइशुन की वहीं पर मौत हो गई। और हमें साथ ही साथ ये बात भी मालूम हो गई कि वो सोल्जर्स और कोई नहीं बल्कि स्टर्लिंग और जी चुआनशू थे, जिन्होंने तो इस कमीने की बॉडी को उसी बॉक्स में डालते हुए एक नाली में सड़ने के लिए छोड़ आए। वहीं इन तीनों ने आपस में डिसाइड किया कि डिलन कैपिटल के बाहर अपनी आर्मी के साथ वेट करेगा जब तक कि जी चुआनशू कैपिटल के ऑफिसर्स पर अपना पूरा कंट्रोल नहीं कर लेता। प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले जी चुआनशू और स्टर्लिंग दोनों ही प्रेसिडेंट मेंशन में आ जाते हैं, जहां पर तो रोंगर पहले से ही जी चुआनशू का इंतजार कर रहा था। वो उसे बताता है कि यांग मिंगवा ने मुझे नए ऑर्डर्स दिए हैं। उसने मुझसे कहा है कि आज के दिन मैं मिस निंग को यहाँ से कहीं भी बाहर ना जाने दूं, क्योंकि वो गधे का बच्चा आज पूरे कैपिटल पर कब्जा करके यहाँ पर मार्शल लॉ लगाने वाला है। उसी वक्त वहाँ पर मिस निंग भी पहुँच जाती है, जिसे देखते हुए जी चुआनशू उनसे कहने लगा, आज रात यहाँ पर कुछ बड़ा होने
होने वाला है, इसीलिए मिस नेंग आपको मजबूत होना होगा। नेक्स्ट हमें कॉन्फ्रेंस हॉल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तो कैपिटल के सारे ऑफिसर्स मौजूद थे और इन्हें यहाँ पर बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ज़ी चुआनशू था, जो कि आते साथ ही इन सब से कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि आप लोग काफी थक गए हैं, इसी वजह से तो प्रेसिडेंट ने आपके लिए आज पार्टी का इंतजाम किया है। यही कॉन्फ्रेंस हॉल में रहते हुए आप जो चाहे कर सकते हैं, मगर यहाँ से बाहर जाने की सोचना भी मत। लेकिन वहीं पर मौजूद एक ऑफिसर को ये बात पसंद नहीं आई और वो आगे की तरफ बढ़ते हुए टांग मारकर उस वाइन टैंकर को नीचे गिरा देता है। ज़ी चुआनशू तो इन ऑफिसर्स को समझाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, मगर वो ऑफिसर्स तो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि लाइशु ने इन्हें इस तरीके से डरा कर रखा था कि अगर इन्होंने उसका काम ना किया तो वो इनकी फैमिली को जान से मरवा देगा। अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये लोग लाइशुन का हर ऑर्डर मानते थे, जिस बात को तो ज़ी चुआनशू भी अच्छे से समझ चुका था। इसी वजह से तो उसने लाइशुन की सील को इन सब लोगों को ही दिखा दिया। ज़ी चुआनशू के तो हाथ में इस सील को देखकर सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सील नकली है, और इसी वजह से एक ऑफिसर आगे की तरफ बढ़कर इस सील को चेक करता है। तो ऐसा करते ही उसे मालूम हो गया कि ये वाली सील असली है। इस सील को ज़ी चुआनशू ने लाइशुन को मारने के बाद वहाँ से चुरा लिया था। नेक्स्ट सीन हमें प्रेसिडेंट हाउस का दिखाया गया, जहाँ पर तो यांग मिंगहुआ अपने ऑफिसर्स के साथ पहुँच चुका, लेकिन उसका सामना करने के लिए स्टर्लिंग भी अपनी सेना के लिए फुल तैयार है। यांग मिंगहुआ और उसके ट्रूप्स को अपने गेट के बाहर खड़ा देख निंग और प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखते हुए तो यांग मिंगहुआ उनसे कहने लगा कि अब तो आपको प्रेसिडेंट की कुर्सी से रिजाइन दे देना चाहिए, कि आपकी बूढ़ी हड्डियां भी इस काबिल नहीं बची कि वो यहाँ के सारे मामला देख सके। सो ये कुर्सी जिससे बिलोंग करती है आपको उसे ये दे देनी चाहिए, क्योंकि मिस निंग तो भी काफी छोटी है और वो सियासत के बारे में कुछ नहीं जानती। यहाँ पर असल में वो मिस निंग की बात कर रहा था, यानी कि यांग मिंगहुआ उसे एक पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। जो सब कहते हुए यांग मिंगहुआ ने मिस निंग का फेक बनाया हुआ लेटर भी सब लोगों को दिखा दिया। उस लेटर को देखकर मिस निंग चिल्लाते हुए कहने लगी, ये कमीना झूठ बोल रहा है, मैंने कोई भी लेटर नहीं लिखा। इस पर तो प्रेसिडेंट स्टर्लिंग और उसके साथियों को ऑर्डर्स देते हुए कहने लगे, यांग मिंगहुआ एक गद्दार है और तुम लोग इसे जान से मार डालो। स्टर्लिंग जो कि कई अरसे से इसी पल के इंतजार में था, इसलिए वो फौरन से अपने साथियों को लेते हुए यांग मिंगहुआ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुका। जिसके बाद तो इन सब लोगों के दरमियान ही फाइट स्टार्ट हो गई कि तभी यांग मिंगहुआ का एक लॉयल ऑफिसर आकर उसे बताता है कि लाइशुन को किसी ने जान से मार डाला है, जिसकी वजह से तो कैपिटल आर्मी अभी तक आपकी मदद के लिए नहीं पहुंची। इसी वजह से तो यांग मिंगहुआ ने सी ऑफिसर को कैपिटल आर्मी का कमांड संभालने के लिए बोल दिया और वो उसी ऑर्डर को फॉलो करते हुए वहां से रवाना हो जाता है, ताकि सेंट्रल आर्मी को यहाँ पर मदद के लिए ला सके। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ ज़ी चुआनशू इन सबको यही समझाने में मसरूफ था कि आप सबको यांग मिंगहुआ का साथ ना देकर प्रेसिडेंट के साथ अपनी लॉयल्टी को प्रूव करना होगा। मगर वहीं पर मौजूद एक टकला ऑफिसर, जिसके दिमाग में तो गुस्सा भरा हुआ था, फाइट में तो ज़ी चुआनशू से कभी नहीं जीत सकता। और यहाँ पर कुछ हुआ भी यूं, क्योंकि ज़ी चुआनशू ने तो उसे पल भर में ही डेट कर दिया। बुली भी उसकी ऐसी हालत को देखकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, इस गधे को तो आराम से समझ ही नहीं आ रहा था, अब देखो कैसे सुकून से पड़ा है। जो सारा नजारा देखकर तो बाकी के ऑफिसर्स को भी अकल आ चुकी और उन लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वो ज़ी चुआनशू की बात को मानते हुए आज की रात यहीं पर गुजारेंगे। कि तभी वहाँ पर वही ऑफिसर जिसे थोड़ी देर पहले यांग मिंगहुआ ने सेंट्रल आर्मी को कमांड करने के लिए भेजा था, वो यहाँ पर पहुँच जाता है और उसने मिंग्यू को भी बंदी बनाया हुआ था। इसके बाद हम लोग कैपिटल के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर तो डिलिन अपनी आर्मी को लिए ज़ी चुआनशू के सिग्नल का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे एक सिग्नल दिखाई देता है। असल में एग्जैक्टली ये वो सिग्नल तो नहीं था जिसका वादा ज़ी चुआनशू ने किया है, पर डिलिन तो फिर भी समझ गया कि इस सिग्नल को देने वाला और कोई नहीं बल्कि ज़ी चुआनशू ही था, क्योंकि वो बेवकूफ इस बात को भूल चुका था कि उसे कितने सिग्नल्स देने हैं। इसी वजह से तो वो अपने ट्रूप्स को लेते हुए सीधा कैपिटल की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी तरफ हम लोग यांग मिंगहुआ को देखते हैं, जिसके साथियों को स्टर्लिंग कुत्ते की तरह धो रहा था। इसी वजह से तो यांग मिंगहुआ को वहाँ से बचकर भागना पड़ा। साथ ही साथ उसे इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा था कि वो कमीने खबीस अभी तक उसकी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए। जबकि पीछे की तरफ मौजूद प्रेसिडेंट मिस निंग से कहने लगे, जाकर आराम करो, आज के दिन ये सारा काम खत्म हो जाएगा। जिसके बाद तो ये लोग भी यांग मिंगहुआ को चेस करना शुरू हो गए। यांग मिंगहुआ जो कि यहाँ से 9-11 होने की तैयारी में था कि तभी उसके सामने डिलिन आकर खड़ा हो गया, जिन्हें देखते साथ तो यांग मिंगहुआ काफी ज्यादा खुश हो गया कि फाइनली अब प्रेसिडेंट की कुर्सी उसकी हो जाएगी। मगर जब डिलिन ने अपने ट्रूप से ये कहा कि ये एक गद्दार है, इसे जाकर पकड़ लो, तब तो यांग मिंगहुआ के 14 तबके रोशन हो गए और वो हैरान होते हुए डिलिन से कहने लगा कि तुमने भी मुझे धोखा दिया, कि तब से तुम नाटक
कर रहे थे, मगर डिलिन को तो उसकी बातों से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था। उल्टा वो तो अपने ट्रूप्स को लेते हुए सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुका और इसी तरह से इन दोनों के दरमियान ही डायरेक्ट फाइट स्टार्ट हो गई। जैसे कि हमें पहले से ये बात मालूम है कि डिलिन तो एक बेरहम वॉरियर था, भला उसके सामने यांग मिंगवा कहाँ से ही टिक सकता है। जो बात तो यहाँ पर साफ साफ भी देखी जा सकती थी, क्योंकि डिलिन ने अपने सोर्ड को यांग मिंगवा के सीने में उतार दिया और उसी वक्त प्रेसिडेंट भी स्टर्लिंग के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यांग मिंगवा जो कि घायल होने की वजह से जमीन पर पड़ा था, प्रेसिडेंट उसके पास आकर उसके जख्मों पर अपनी छड़ी को रख चुके, जिसकी वजह से तो यांग मिंगवा को काफी ज्यादा पेन होने लगा। मगर वो भी प्रेसिडेंट के सामने गिड़गिड़ाने वाला तो बिल्कुल नहीं था और वो प्रेसिडेंट से कहने लगा कि तुम जैसा सनकी बुड्ढा कभी भी हमारा प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं था, क्योंकि तुम बिल्कुल भी ये डिजर्व नहीं करते और तुम प्रेसिडेंट बने बिल्कुल ऐसे ही लगते हो जैसे किसी ने गधे के सर पर ताज रख दिया हो। जो सारी बातें सुनकर तो प्रेसिडेंट को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और इसी वजह से उसने यांग मिंगवा को मौत के घाट उतार दिया। नेक्स्ट वो स्टर्लिंग से कहने लगा कि तुम्हें यहाँ पर आसपास जितने भी लोग नजर आते हैं जो कि यांग मिंगवा का साथ दे रहे थे, उन्हें जान से मार डालो। इसी वजह से तो स्टर्लिंग भी अब अपने काम के लिए रवाना हो गया। प्रेसिडेंट जो कि डिलिन के काम से काफी खुश थे, वो उसके पास आकर उसकी तारीफ करते हुए कहने लगे कि डिलिन तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिसके साथ ही उन्होंने एक फाइल डिलिन के हाथ में पकड़ा दी, जिसके अंदर तो कैपिटल आर्मी के उन सब ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए थे जिन्होंने यांग मिंगवा का साथ दिया। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ने डिलिन को ये ऑर्डर्स भी दे दिए कि वो जाकर इन सबको जान से मार डाले, जो करने के लिए तो डिलिन भी बिल्कुल तैयार था। इसी वजह से वो यहाँ से रवाना हो गया। जबकि शहर का हाल काफी बुरा था, क्योंकि सड़कों पर हर तरफ सिर्फ लाशें और खून था। ये दोनों भाई ही मिलकर चुन चुन कर हर गिरदार को मारते जा रहे थे और इसी तरह से लोगों को मारते हुए लाओ मिंग हाई के मेंशन पहुँच गए, जहाँ पर वो तो मौजूद नहीं था, लेकिन उसके फैमिली मेंबर्स वहीं पर मौजूद होते हैं और इसी वजह से डिलिन की आर्मी ने बगैर उम्र का भेदभाव करते हुए सबको ही जान से मार डाला। इधर लाओ मिंग हाई जैसे अपने मेंशन वापस पहुंचा तो अपने प्यारों की डेड बॉडीज को देखकर उसने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तो कुछ सोल्जर्स इसी मौके का फायदा उठाते हुए आम लोगों से लूटमार कर रहे थे, मगर जब एक लेडी ऑफिसर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उल्टा वही लोग उसे धमकाते हुए कहने लगे, अगर तुम अभी यहाँ से नहीं गई तो हम तुम्हें भी गद्दार कहकर यहीं पर कत्ल कर देंगे। वो ऑफिसर तो ये सारी बातें सुनकर काफी हैरान थी, इसी वजह से वो फौरन से प्रेसिडेंट के पास आ गई, उन्हें सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है। मगर प्रेसिडेंट तो इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही जानते थे और उन्हें इस बात से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था कि किसकी जान जा रही है और कौन किसे लूट रहा है। उन्हें मतलब था तो सिर्फ अपने गद्दारों को खत्म करने से। काम करने के लिए डिलिन भी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुका, जहां पर तो कैपिटल आर्मी के सारे ऑफिसर्स मौजूद थे। वो इन सबको प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स दिखाते हुए कहने लगा कि आप सबको मारने के लिए कहा गया है, जिस पर तो वहाँ मौजूद लोग चिल्लाकर कहने लगे कि तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग जी चुआनशू के कहने पर ही सारी रात यहाँ पर रुके। जी चुआनशू भी इन सब चीजों के खिलाफ था, इसी वजह से वो अपने भाई से कहने लगा, प्लीज तुम मुझे 1 घंटे की मोहलत दे दो, मैं प्रेसिडेंट के पास जाकर उनसे नए ऑर्डर्स ले आऊंगा। पहले तो डिलिन इस पर एग्री नहीं होता, फिर यूं ही थोड़ी देर मनाने के बाद वो जी चुआनशू को 1 घंटे की मोहलत दे देता है। जी चुआनशू यहाँ से जा ही रहा था कि एक ऑफिसर उसे आवाज लगाते हुए कहने लगा, यहाँ मौजूद 300 लोगों की जान सिर्फ और सिर्फ तुम पर निर्भर करती है। जो बात सुनकर तो जी चुआनशू और ज्यादा मोटिवेट हो गया और वो अपने घोड़े की स्पीड को तेज करते हुए सीधा प्रेसिडेंट मेंशन के बाहर जा पहुंचा। प्रेसिडेंट जो कि जी चुआनशू की सारी बातें सुनने के बाद उसे कहने लगे कि गद्दारों को मरना ही होगा, हम उन्हें किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकते। मगर जी चुआनशू भी अपनी बात पर अड़ा रहा, इसी वजह से प्रेसिडेंट ने सोल्जर्स को रूम में बुला लिया, जिन्होंने तो जी चुआनशू को चारों तरफ से घेर लिया था। मगर जी चुआनशू की भी जिद थी कि आज वो प्रेसिडेंट से ऑर्डर लिए बगैर नहीं जाएगा। इसी वजह से तो वो प्रेसिडेंट के सामने नील डाउन होते हुए अपने सर को जोर जोर से जमीन पर मारने लगा, जिसकी वजह से तो जी चुआनशू के सर से भी खून बहने लगा। ये तभी वहाँ पर स्टर्लिंग भी पहुँच गया, जो कि अपने भाई की ऐसी कंडीशन देखकर खुद भी नील डाउन होकर प्रेसिडेंट से कहने लगा, प्लीज आप उन सबको माफ कर दें। इसके बाद तो प्रेसिडेंट आखिरकार मान ही गए और जी चुआनशू खुशी के साथ अपने घोड़े को तेजी के साथ दौड़ाते हुए कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ आगे बढ़ने लगा। मगर जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आया तो अंदर का नजारा देखकर जी चुआनशू के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि डिलिन के सोल्जर्स ने इन सारे के सारे ऑफिसर्स को जान से मार डाला था। जी
चुआनशु तो ये सब कुछ देखकर सदमे में ही चला गया। उसे लग रहा था कि जैसे इन 300 लोगों की जानें सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से चली गई। और वो डिलिन पर भड़कते हुए कहने लगा, क्या तुम थोड़ा सा और इंतजार नहीं कर सकते थे? क्या जरूरत थी इन सब लोगों को ही जान से मारने की? डिलिन, ये तुमने क्या कर दिया? अब डिलिन उसे समझाते हुए कहता है कि मेरी बात सुनो, प्रेसिडेंट बिल्कुल एक चालाक लोमड़ी की तरह है। आज नहीं तो कल वो इन सबको ही जान से मार देने वाला था, और अगर आज मैं इन्हें ना मारता तो वो मुझे भी गद्दार समझते। जी चुआनशु, तुम्हें इन सारी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। पर जी चुआनशु तो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। डिलिन को खुद से दूर हटाते हुए यहाँ से रवाना हो गया। चलते हुए रास्ते में जी चुआनशु को सिर्फ अपने चारों तरफ लाशें ही दिखाई दे रही थी। लोग अपने प्यारों के मरने पर रोते और चीखते चिल्लाते नजर आ रहे थे। इन्हें देखते हुए तो जी चुआनशु के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे, और इसी तरह से उसे चलते चलते सुबह हो गई। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ने भी अपने सारे लॉयल ऑफिसर्स को एक मीटिंग में बुलाया हुआ था, जहाँ पर तो डिलिन सबसे लेट पहुँचता है, जिसे देखते साथ तो लाओ मिंगहाई का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुँच गया, क्योंकि कल डिलिन के ट्रूप्स ने लाओ मिंगहाई के सारे फैमिली मेंबर्स को जान से मार डाला था। उसका बस नहीं चलता कि वो डिलिन को जान से मार दे, क्योंकि डिलिन ने पल भर में उसके हंसते खेलते परिवार को उजाड़ के रख दिया। मगर स्टर्लिंग बीच में आकर उसे रोक देता है। असल में तो लाओ मिंगहाई कोई गद्दार नहीं था, बल्कि वो भी डिलिन की तरह यांग मिंगवा का साथ देने की एक्टिंग कर रहा था। लेकिन डिलिन इस बात से अनजान था, इसी वजह से तो उसने लाओ मिंगहाई की सारी फैमिली को जान से मरवा दिया। और इसी तरह से थोड़ा सा हंगामा मचाने के बाद प्रेसिडेंट इन सब लोगों को खामोश करवा देते हैं। इन सबको आज यहाँ पर इसी वजह से बुलाया गया था कि इनके रैंक्स को अपग्रेड किया जाए। अब एक लेडी ऑफिसर इन सब लोगों को इनके रैंक्स के बारे में गाइड करती है, जिसको जानने के बाद तो ये सब लोग ही काफी ज्यादा खुश थे। इस मीटिंग के ओवर होते ही स्टर्लिंग डिलिन के पास आ गया और उससे बात करते हुए कहने लगा कि आज जी चुआनशु यहाँ पर क्यों नहीं आया, और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ने उसकी कोई भी प्रमोशन नहीं की। इस पर तो डिलिन उसे बताता है कि कमांडर उसकी कल रात की हरकत से नाखुश थे, और इसी वजह से तो उन्होंने जी चुआनशु को कोई भी प्रमोशन नहीं दी। दूसरी तरफ तो जी चुआनशु, जिन्हें तो इन सब बातों से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता था, वो रोंगर और मिस निंग के साथ उसी कब्रिस्तान में आ जाता है जहाँ पर उन 300 लोगों की कब्र बनाई गई थी, जिन्हें डिलिन ने रात में मारा था। इसी वजह से वो इन सबसे माफी मांगते हुए कहने लगा, प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर देना। जो कहते साथ ही उसने इन सब लोगों के मरने के गम में वहीं पर बैठकर शराब पीनी शुरू कर दी। जी चुआनशु इन सब की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था। जी चुआनशु को ऐसी कंडीशन में देखकर मिस निंग तो काफी परेशान हो गई, मगर अभी के लिए वो बिल्कुल बेबस थी, क्योंकि वो जी चुआनशु के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इधर प्रिंसेस कदान, जो कि मिस निंग के घर पर अकेली बैठी वहाँ पर चाय पी रही थी, कि अचानक से वहाँ पर स्टर्लिंग भी पहुँच गया, जो कि कदान को अकेली देख उसे सवाल करते हुए कहने लगा कि अगर आप चाहे तो मैं आज आपको कैपिटल घुमा सकता हूँ, जिसके लिए तो प्रिंसेस भी एग्री हो गई। अब ये दोनों लोग ही बाहर आ जाते हैं, पर तो इन्हें विशेष पूरी करने वाला एक फाउंटेन नजर आया। प्रिंसेस कदान भी यहाँ पर एक विश को मांगना चाहती थी, इसी वजह से स्टर्लिंग ने उन्हें थोड़े से कॉइन्स दे दिए, जिन्हें तो प्रिंसेस का दान फाउंटेन में डालने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, मगर इस गद्दी से इतना काम भी नहीं हुआ और इसने इसी तरह से सारे कॉइन्स को जाया कर दिया। अब सिर्फ एक कॉइन बच गया था, जो देखते हुए तो स्टर्लिंग ने अब उसकी मदद करने का फैसला किया। वो प्रिंसेस का दान का हाथ पकड़ते हुए उस कॉइन को उछालता है, जिसके बाद वो सीधा जाकर फाउंटेन में गिर गया, जिसकी वजह से तो प्रिंसेस का दान और स्टर्लिंग बहुत ज्यादा खुश हो चुके, और इसी खुशी में उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि वो कब एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज आ गए। मगर इस बात के रियलाइज होने के बाद ये दोनों ही काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाते हैं। इस ऑकवर्डनेस को कम करने के लिए स्टर्लिंग प्रिंसेस का दान को एक बेकरी शॉप में लेकर चला गया। इस बेकरी की ऑनर, जो कि स्टर्लिंग को पहले से ही जानती थी, वो स्टर्लिंग के साथ कदान को देखकर ऐसा समझने लगी कि जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो बात सुनकर तो स्टर्लिंग के मन में लड्डू फूटने लगे। मगर वो शॉप ऑनर को मना करते हुए कहने लगा, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। अब स्टर्लिंग कदान से कहने लगा कि तुम यहाँ से कुछ खाने पीने की चीजें खरीद सकती हो। इसी वजह से तो कदान ने वहाँ पर मौजूद सारे के सारे बेकरी आइटम्स को देखना शुरू कर दिया। तभी प्रिंसेस कदान की नजर स्टर्लिंग के बनाए हुए कार्विंग पर बैठ गई, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। इसी वजह से स्टर्लिंग उससे कहने लगा, मैं आपके लिए भी एक ऐसा पीसी बना दूंगा। और थोड़ा सा यूं ही वक्त साथ गुजारने के बाद ये दोनों ही घर पहुंच चुके, जहाँ पर तो रोंगर, मिस निंग और जी चुआनशु पहले से ही मौजूद थे। जी चुआनशु, जो कि अभी भी उस वाकये से उबर नहीं पाया था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास होता है, और इसी वजह से वो इन सबको छोड़ते हुए बाहर गार्डन की तरफ जाने लगा, जहाँ पर तो उसके पीछे पीछे वहाँ पर स्टर्लिंग
भी आ गया। अब ये दोनों भाई अपने दिल की बातें करने लगे, जहाँ पर जी चांशू स्टर्लिंग से कहता है कि डिलन को उन्हें मारने की क्या जरूरत थी। उन सब लोगों ने मुझ पर यकीन किया कि मैं उनकी जान बचाऊंगा, पर डिलन ने तो अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए उन सबको ही जान से मार डाला। साथ ही साथ वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को भी काफी ज्यादा बुरा भला बोल रहा था। जो सारी बातें सुनकर तो स्टर्लिंग उसे समझाते हुए कहने लगा, मेरे भाई तो मेरी बात समझने की कोशिश करो। बड़ी जंगों को जीतने के लिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मगर जी चांशू तो उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसे अभी भी लगता है कि सारा का सारा कसूर डिलन का है। अगर वो इतना बेरहम ना बनता तो आज शायद वो लोग जिंदा होते। और जैसे कि हमें इस बारे में तो मालूम ही है कि स्टर्लिन और डिलन दोनों का ही प्रमोशन हो गया है, मगर जी चांशू का कोई भी प्रमोशन नहीं हुआ। उल्टा उसे तो रैंक में लो करके दूर दराज के इलाके में ट्रांसफर कर दिया गया है। इन दोनों भाइयों के दरमियान अभी इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि तभी इनके पास एक सोल्जर हड़बड़ाता हुआ पहुंच गया, जो कि इन दोनों को रिपोर्ट करते हुए कहने लगा कि मिस्टर एंशन मारे जा चुके हैं। इस बात ने तो जी चांशू को पूरे तरीके से तोड़कर रख दिया। इवन के डिलन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अब हमें फ्लैशबैक के थ्रू दिखाया गया कि आखिरकार जेंशन के साथ क्या हुआ था। जब कमांडर जेंशन कैपिटल से निकलने के बाद अपनी आर्मी के साथ ईस्ट की तरफ जा रहे थे, मगर इन्हें तो जरा बराबर भी इस बात की खबर नहीं थी कि इनके लिए कोई घात लगाए बैठा है। और इनके ट्रूप्स जैसे उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने इन पर तीरों की बरसात करनी शुरू कर दी। मगर कमांडर जेंशन भी रुकने का नाम नहीं लेते, बल्कि उल्टा वो तो अपनी आर्मी को लेते हुए सीधा आगे की तरफ बढ़ने लगे। और इसी तरह से यूं ही थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्हें अपने सामने कुछ ट्रूप्स नजर आए, जिन्हें देखते हुए तो जेंशन उनसे कहने लगे, मैं कमांडर जेंशन हूँ। जो बात सुनते साथ तो दूसरी आर्मी के कुछ सोल्जर्स कमांडर जेंशन को पहचान चुके थे, इसीलिए वो अपने हायर ऑफिसर से कहने लगे कि हमें इन्हें नहीं मारना चाहिए, ये सच्ची में कमांडर जेंशन है। जिस पर तो वो ऑफिसर उनसे कहने लगा कि ये कोई कमांडर जेंशन नहीं है, बल्कि ये तो कोई बहरूपिया है, क्योंकि कमांडर जेंशन तो काफी पहले ही मारे जा चुके हैं। जो कहते साथ ही उसने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दे दिया कि आगे बढ़कर इस आदमी पर हमला कर दे। और इसी तरह से इन दोनों के दरमियानी फाइट स्टार्ट हो गई। और इस फाइट में तो जेंशन की आर्मी ऑलमोस्ट पूरी ही मारी गई। अकेला जेंशन यहाँ से निकलने में कामयाब हो सका। और जब ये बात दूसरी आर्मी के लीडर, जिसका नाम था ली होंग, उसे मालूम हुई तो उसे इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि वो असल में यहाँ पर जेंशन को तो मारने आए थे और वही यहाँ से बचकर निकल गया। ली होंग भी बाकी सब की तरह यांग मिंगवा के एक लॉयल ऑफिसर था, जिसके कहने पर ही वो ये सब कर रहा है, क्योंकि अभी तक उसे रिपोर्ट नहीं मिली कि यांग मिंगवा जान से मारा जा चुका। दूसरी तरफ हम जेंशन को देखते हैं, जो कि काफी बुरी कंडीशन में आखिरकार अपने साथियों के पास आ गया। जेंशन के जख्म काफी गहरे थे, इसी वजह से उन्हें बचाया ना जा सका। जेंशन का फ्यूनरल काफी ज्यादा ग्रैंड होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रेसिडेंट के साथ साथ आर्मी के सारे बड़े ऑफिशियल्स आए हुए थे कि जेंशन वाकई में एक बहादुर सोल्जर था और उसने 30 साल तक आर्मी को सर्व किया। इसी वजह से तो सबके दिल में उसके लिए काफी ज्यादा इज्जत थी। प्रेसिडेंट को भी जेंशन के मरने का काफी अफसोस था, इसी वजह से उसने इन सब से वादा किया वो तब तक आराम से नहीं बैठेगा ताकि वो जेंशन के कातिल को जान से नहीं मार डालता। इसी वजह से प्रेसिडेंट ने 2 बड़े जनरल और उनके साथ काफी सारी आर्मी को भेजा था ताकि वो जाकर ली होंग का काम खत्म कर सके। मगर डिलन, जो कि अच्छे से जानता था कि वो एरिया काफी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट से कहने लगा कि आपको वहाँ पर सेंट्रल आर्मी से भी कुछ सोल्जर्स भेजने चाहिए। मगर साथ ही में मौजूद लाओ मिंगहाई, जो कि डिलन को पसंद नहीं करता और इसका रीजन हम लोग अच्छे से जानते हैं, वो डिलन से एग्री नहीं करता था। इसी वजह से वो उसे अपोज करने लगा कि अगर हम अपनी सेंट्रल आर्मी को वहाँ पर भेजते हैं तो इससे हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज जाया हो जाएंगे और इस बात से तो कैपिटल पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए प्रेसिडेंट भी उसकी बात से एग्री करते थे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर जी चांशू पर आ गया, जो कि अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी उसके पास एक फीमेल ऑफिसर आ जाती है, जो कि उसे बताने लगी कि प्रेसिडेंट ने आपको साउथ ईस्ट में ट्रांसफर कर दिया है और आज ही आप यहाँ से रवाना हो जाएंगे। और ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए जी चांशू ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो अपने दोस्तों को लेते हुए साउथ ईस्ट की तरफ रवाना हो चुका था। मिंग्यू, जिसे तो बोर्ड पर सफर करने की ज्यादा आदत नहीं थी, इसी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगी। इस पर तो रोंगर और बाईचान ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो लोग उससे कहते हैं, लगता है कि आज तो यहाँ से मर कर ही जाएगा। इस पर तो जी चांशू ने एक ऐसा गंदा जोक उन्हें सुनाया कि उन दोनों को भी वॉमिटिंग्स होने लगी। दूसरी तरफ ली होंग, जिसे भी अब इस बात की खबर मिल चुकी है कि यांग मिंगवा को जान से मार दिया गया है, और इस बात पर तो उसे काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। और वो इसी गुस्से से कमरे की चीजों को तोड़ते फोड़ते कहने लगा, मुझे उस कमीने की बात ही नहीं सुननी चाहिए थी। वो बगैरत खुद तो मर गया, लेकिन जाते जाते मेरे लिए भी गड्ढा खोद दिया। जो सब कहते हुए वो अपने सबऑर्डिनेट पर गुस्सा उतार ही रहा था कि अचानक से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। ये आदमी कौन है और ली होंग से मिलने के लिए क्यों आया था, इस बारे में तो हमें आगे चलकर ही मालूम होगा। इधर ईस्टर्न रीजन पर भी डीमंस के दिन ब दिन हमले बढ़ते जा रहे थे। इवन कि उन्होंने तो ह्यूमंस के कुछ इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इसके
बाद सीन शिफ्ट होकर एक व्हाइट हेयर पर्सन पर आ गया, जिसे रिपोर्ट करने के लिए वही बंदा जो कि अभी थोड़ी देर के पहले लीहोंग के पास गया था वो आ जाता है, जो कि इस व्हाइट हेयर पर्सन से कहने लगा मैंने अपने काम को पूरा कर दिया है, अब आगे देखे कि आगे क्या होगा। सिर्फ डीमंस ही नहीं बल्कि ह्यूमंस के कुछ क्लैंस भी सीचुआन फैमिली की टेरिटरी पर कब्जा करना चाहते थे और इसी वजह से लाइफेंग फैमिली का सेकंड प्रिंस अपने फादर से कह रहा था कि जीचुआन फैमिली के ईस्ट साइड पर डीमंस ने अपने हमले को बढ़ा दिया है क्योंकि वेस्ट साइड पर अभी ज्यादा सोल्जर्स मौजूद नहीं होंगे और ये हमारे पास एक अच्छा मौका है उनके कुछ इलाकों पर कब्जा करने का। मगर इस पर तो उसके फादर एग्री नहीं हुए क्योंकि अभी के लिए उनके पास कोई भी ऐसा जनरल मौजूद नहीं था जो कि इनकी आर्मी को लीड कर सके, इसी वजह से अभी के लिए इन्हें ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी अपने जनरल्स के साथ इसी मौजू पर बात कर रही थी कि आखिर अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। मशवरा देते हुए डिलन प्रेसिडेंट से कह रहा था कि हमें और ज्यादा आर्मी को ईस्ट रीजन में भेज देना चाहिए क्योंकि वहाँ पर बगावत बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। तो इस पर तो प्रेसिडेंट उसे सवाल करते हुए कहने लगे कि आखिर हम इतने सारे ट्रूप्स कहाँ से लेकर आएंगे। मगर डिलन के पास तो इस बात का भी जवाब था। वो उनसे कहता है हम लोग लीहोंग के साथ हाथ मिला सकते हैं जो कि जंग की सूरत में हमारे काफी ज्यादा काम आएगी। इवन के लीहोंग भी हमारी ऑफर को कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो हर हाल में अपनी जान को बचाना चाहता है। मगर प्रेसिडेंट और लाओ मिंगहाई तो दोनों ही उसकी बात से एग्री नहीं थे। इसी वजह से वो डिलन से कहने लगे कि इतने ज्यादा सोल्जर्स की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी ये मामला इतना बड़ा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। जो कहते साथ ही सारे के सारे ऑफिशियल्स यहाँ से रवाना हो चुके। पीछे की तरफ मौजूद डिलन स्टर्लिंग से कहने लगा कि बगावत जीचुआनशू हाउस की जड़ों को खोखला करके रख देगी। जो बात अभी तो प्रेसिडेंट को समझ नहीं आ रही लेकिन जल्द ही ये इस बात को जान जाएंगे। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होकर उसी कमांडर पर आ गया जिसके अंडर अब जीचुआनशू काम करने वाला था। उसका एक सबऑर्डिनेट आकर उसे बताता है कि जीचुआनशू यहाँ पर पहुँच चुका। ये कमांडर तो जीचुआनशू को काफी अरसे से जानता था, इसीलिए वो उससे अपने पुराने बदले लेने के लिए अपने सबऑर्डिनेट से कहने लगा कि तुम जाकर जीचुआनशू से कह दो कि कमांडर किसी मीटिंग में मसरूफ है, इसलिए तुम सब कैंप चले जाओ। और उस ऑफिसर ने तो बिल्कुल ऐसे ही किया। वो इन्हें लेकर कैंप में आ जाता है जहाँ पर तो एक लेडी ऑफिसर जिसका नाम था युआन ताई उसे दिखाया जाता है। वो कैंप में मौजूद एक पर्सन के साथ आर्म रेसलिंग कर रही थी। देखने पर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी ही वो इस फाइट को जीत जाएगी, मगर ध्यान भटकने की वजह से वो इस मैच को हार गई। मिस ताई तो थोड़ी घमंडी किस्म की लड़की थी और उसे अपनी एबिलिटीज पर कुछ ज्यादा ही घमंड था क्योंकि जब वो जीचुआनशू और बाईचान दोनों को कैंप दिखा रही थी वो बातों बातों में इनकी काफी बेइज्जती करते हुए कह रही थी तुम दोनों तो घोड़े पर सवारी करने के आदी हो, क्या तुम लोग यहाँ पर रह पाओगे? क्योंकि मेरे ख्याल में तुम दोनों तो बस यहाँ पर 4-5 दिन ही निकाल सकोगे। इस बात पर तो बाईचान को गुस्सा आ गया और वो उसे चुप करवाते हुए कहने लगी कि तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो और तुम इस बात को डिसाइड करने वाली होती कौन हो कि हम यहाँ पर कितने दिन स्टे करेंगे और कितने नहीं। और अगर तुम्हें इस बात पर इतना ही शक है तो आज फिर एक मैच कर लेते हैं। जीचुआनशू भी इस मैच को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इन दोनों से कहने लगा कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस फाइट में हारेगी उसे पूरे 1 महीने के लिए यहाँ के टॉयलेट साफ करने होंगे। जिसके साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।